जाट वोट के खिसकने में दो कारण आते हैं। एक तो आईएनएलडी और जेजेपी। भले ही कांग्रेस जाट वोट पे कंसंट्रेट कर रही है, लेकिन ये दो सेगमेंट आ जाने से आपको थोड़ा सा डेंट पड़ता है। बीजेपी का जो है स्ट्रेटजी ये है कि ओबीसी पे वो कंसंट्रेट कर रही है। ओबीसी पे नायाब सिंह सैनी है। और आपको एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर बीजेपी पार्टी में भी एक मरमरिंग चल रही कि 2 साल पहले अगर हम लोगों ने नायाब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया होता तो इतना डेंट नहीं होता। मुस्लिम वोट हरियाणा की राजनीति में बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब करीब 5-7% आता है। तो वो वोट पूरा का पूरा जो है वोट चला जाता है वहाँ पर कांग्रेस के साथ में। सिर्फ 2-3 सीट है जहाँ पे बीजेपी ने भी शायद 2 सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं। नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ नरेश कोश्यारी। इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी हरियाणा में चुनाव जीत रही है, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। हरियाणा में खास तौर पर कई ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे को सीधी सीधी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जो जातियों का मसला है, जो अलग अलग समुदायों का वोट बटा हुआ है, उसने बहुत सारी पार्टियों का बिल्कुल सरदर्द हो गया पार्टियों का उसे देखकर। खास तौर पर हरियाणा में जो जाट वोट बैंक है वो किसके खाते में जाएगा, कांग्रेस के लिए जाट वोट कितना किफ़ायती है, इसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हरियाणा में जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक है या वहाँ पे दलित वोट बैंक है वो कितना कट रहा है, किसके पास जा रहा है, तमाम चीज़ें बात करेंगे। और बात करने के लिए अरुण चौबे सर मेरे साथ है रोजाना की तरह। अरुण सर, सबसे पहले बात इसी बात के करते हैं कि हरियाणा में जो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत कोशिश की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत कोशिश कर ली है कि जाटों को एक साथ लाया जाए, जाटों को कांग्रेस के पक्ष में लाया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला क्या करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हरियाणा का भी चुनाव इतना सहज और यूं नहीं कह सकते कि दो धुरी हो रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही कि हमारा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ डायरेक्ट है, क्योंकि उन्होंने वो लोकसभा इलेक्शन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो उसमें भले ही वो कल्पना दिख रही उनकी, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग 2019 का अगर एग्जाम्पल ले लें तो 2019 के एग्जाम्पल में देखेंगे कि ओबीसी और दलित वोट बैंक जो था उसमें एक तरह से इस तरह से डिवीजन हुआ था कि तकरीबन 35 सीट में से बीजेपी मैक्सिमम सीट जीती थी, 21 सीट जीती थी, कांग्रेस 15 जीती थी और जेजेपी ने 8 सीट जीती थी। उसके बाद में जब ये हमारा 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें कांग्रेस ने आधी सीट जीत ली है, लेकिन वो जो सेगमेंट 47 असेंबली सेगमेंट्स की अगर हम बात लें, एग्जाम्पल लें, तो मैं एक डेटा देख रहा था तो उसमें दलित पॉपुलेशन तकरीबन 20% जो है इन 47 सीट्स पे डिवाइडेड है। 47 सीट्स में 20% से ऊपर दलित का जो वोट बैंक है वो डिवाइडेड है। तो उसमें जो है बीजेपी ने जो है तकरीबन अगर उस सेगमेंट को हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसमें देखते हैं कि बीजेपी जो है 18 सीट पे है, कांग्रेस 25 सीट पे है, और लेकिन एट द सेम टाइम आम आदमी पार्टी ने भी 4 सीट में असेंबली सेगमेंट में जीत। बिल्कुल सर, हम ये बातचीत कर रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने क्या चुनौती है, नहीं कांग्रेस के सामने क्या चुनौती है। लेकिन जो पिछले चुनाव में देखा हमने कि इंडिया गठबंधन सब पूरा एकजुट था, एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी जो अलग से आई है हरियाणा में, आपको याद होगा सर कि 1 या 2 साल पहले जब आम आदमी पार्टी ने अपना डेब्यू किया था हरियाणा में जिस तरीके से, तो हरियाणा में इतनी पॉपुलैरिटी पा ली थी उन लोगों ने कि सोशल मीडिया में हरियाणा में छाया हुआ था खास तौर पर। लेकिन उसके बाद चुनाव आए तो कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव और कांग्रेस को फायदा भी हुआ। अब ये दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग होने से कितना कांग्रेस को डैमेज होना है? वही मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो 47 असेंबली सेगमेंट्स को जो अगर हम लोकसभा वाइज डिवाइड करते हैं तो देखता हूँ कि उसमें कि जो बीजेपी जो है भले ही पीछे दिखती है, कांग्रेस उसमें लीड कर रही है, लेकिन कांग्रेस लीड कर रही तो उसके साथ में आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी इस समय है नहीं, तो आम आदमी पार्टी नहीं है तो वो जो उसमें जो डिवीजन हो गया, फिर आप देखेंगे तो उसका डिवीजन का होता है तो उसमें आप पाएंगे कि उस डिवीजन होने पर जो है आपके साथ में वो जाट वोट खिसका, तो और जाट वोट के खिसकने में दो कारण आते हैं। एक तो आईएनएलडी और जेजेपी। भले ही कांग्रेस जाट वोट पे कंसंट्रेट कर रही है, लेकिन ये दो सेगमेंट आ जाने से आपको थोड़ा सा डेंट पड़ता है। उसके उलट जो बीजेपी का जो है स्ट्रेटजी ये है कि ओबीसी पे वो कंसंट्रेट कर रही है। ओबीसी पे नायाब सिंह सैनी है। और आपको एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर बीजेपी पार्टी में भी एक मरमरिंग चल रही कि 2 साल पहले अगर हम लोगों ने नायाब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया होता तो इतना डेंट नहीं होता।
वो उसका कारण ये है कि लोग कारण दे रहे हैं कि जो खट्टर साहब थे वो पार्टी वर्कर से नहीं मिल रहे थे। जी। बीच में जो पिछले 2 सालों की बात उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हुआ तो उसमें ये लोग भी रीजन दे रहे हैं। तो नायाब सिंह सैनी की जो सहजता है और ओबीसी वोट बैंक में जो अक्रॉस द स्टेट जो उनकी जो स्वीकार्यता है वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसकी वजह से जो है बीजेपी जो है कंसंट्रेट उनके साथ में के नॉन जाट वोट पे कंसंट्रेट ज़्यादा कर रही है और साथ में दलित वोटों का बिखराव भले ही हो रहा है लेकिन बीजेपी कंसंट्रेट कर रही है दलित और ओबीसी पे पूरी तरह से। साथ में आप देखेंगे कि यादव वोट बैंक का जो 11 असेंबली सीट जो अहिरवार रीजन है उसमें बीजेपी का कंसंट्रेशन वो है। बीजेपी चाह रही, इसीलिए आपने इंद्रजीत जो राव इंद्रजीत सिंह वहाँ के एक रजवाड़े बहुत मशहूर परिवार से आते हैं। उस परिवार में 70 साल से ऊपर की राजनीति चल रही है। वो लोग तकरीबन गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ये सब पूरा एरिया आता है। तो वहाँ 11 असेंबली सेगमेंट है। पिछली बार बीजेपी 8 सीट पे जीती थी। लेकिन सर इस बीच एक सवाल ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हरियाणा में उस तरीके से चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है। हरियाणा में लोकल स्तर के नेता और नेता जा रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर पर ज़्यादा फोकस है बीजेपी का। क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में तो हम जीत ही जाएंगे या हम यहाँ पर चुनाव गवा रहे हैं? दो उनके मन में चीज़ें तो हैं। नहीं, इसके पीछे क्या हो सकता है? ये एक चिंता लग रही थी, लेकिन इसीलिए आपको मैं अभी एक रिपोर्ट का एक अभी कल की ही खबर है कि साहब प्रधानमंत्री ने अपने पार्टी वर्कर्स को, लीडर्स को एक पेप टॉक दिया है। उसमें उन्होंने, आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ था तो लग रहा था कि बीजेपी पूरी तरह से एक तरफा तरीके से हार रही है लेकिन बड़ा क्लोज कंटेस्ट हुआ। बहुत सारे इतने सालों में 10 से 15 साल मुझे लगता है कि असेंबली में उसमें म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी रही थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी जीती जरूर लेकिन ऐसा एक तरफा नहीं हुआ, क्लोज कंटेस्ट हो गया। उसी तरह से हरियाणा का भी सिनारियो आप ले, बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जीत ही रही। मैंने 2 उदाहरण आपको दिए कि कैसे उनके वोट बैंक में बिखराव हो रहा है। अगर उसकी जरूरत नहीं पड़ी होती तो राहुल गांधी की जो है कल हुड्डा साहब और शैलजा के साथ फोटो खिंचवा के वो सब मीडिया में जो है उसको पॉपुलेट करने की क्या जरूरत है। और भले ही आज के एक इंटरव्यू में देख रहा था कि हुड्डा साहब कह रहे हैं ये सब ऑपोजिशन का वो है नैरेटिव है कि साहब जो मेरे और उनके बीच में, शैलजा के बीच में डिफरेंस है, सब लोग एक हैं, हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सर इससे पहले अगर जैसे आपने थोड़ी सी अंदरूनी बात कर ली है कांग्रेस पार्टी की, चुनाव से पहले देखा जा रहा था कि 2 गुट नहीं, हरियाणा में 3 गुट हैं कांग्रेस के। हम रणजीत सुरजेवाला को भूल रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते सुरजेवाला गायब हो गए हैं। ना उनकी चर्चा है, ना वो इस तरीके की जो दोनों का क्लेश चल रहा है आपस में उसमें बीच में आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले जो है 2-3 दिन पहले ही कहा है कि कुमारी शैलजा अगर चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है तो मैं भी कैंडिडेट हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो भी उसी तरह से एक्टिव हैं। वो थोड़ा सा जो बैकरूम टैक्टिक्स होती है ना, क्योंकि सभी को पता है दिल्ली के नज़दीक ज़्यादा रहते हैं, दिल्ली के नज़दीक ज़्यादा रहते हैं, उनको पता है कि पार्टी हाईकमांड ही तय करेगा। और आपको मैं बता दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब 77 ईयर के हो चुके हैं। तो वो, और जो वो पूरी तरह से, इसीलिए हर एक सभा में जब उनसे पूछ लिया जाता है तो कह देते न तो मैं टायर्ड हूँ ना ही रिटायर्ड हूँ, मतलब आई एम फुली फिट। बिल्कुल। तो वो, और उनका सबसे बड़ा क्लेम इसीलिए बनता है कि उन्होंने लोकसभा में जो है सबको साथ में लेके पार्टी को जीत दिलाई। लेकिन दूसरी बात मैं बीजेपी के क्रिटिसिज्म की कहूँगा कि बीजेपी 2 मुद्दे बहुत उठा रही। पर्ची खर्ची आपने सुना होगा। पर्ची खर्ची कहा जाता है कि उसको नैरेटिव बनाया गया है कि कांग्रेस के दरमियान जो है जब 10 साल का शासन रहा हुड्डा साहब का, तो उसमें पर्ची लिख दी जाती थी और खर्ची यानी उसके साथ में जो है उसके साथ में दाम तय होकर पहुंचा दिया जाता था, उसके एवज में ही नौकरी मिल पाती थी। और बीजेपी क्लेम कर रही कि हमने 10 साल में 1.5 लाख नौकरियां जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से दी। लेकिन कांग्रेस उसको जो है उसका काट कर रही कि साहब आपने जो है पक्की नौकरी नहीं दी। तो मैं इस समय हरियाणा की राजनीति में आप सुन रहे होंगे कि पर्ची खर्ची और पक्की नौकरी। बिल्कुल। पक्की नौकरी का दावा जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो इसलिए कर रही कि जैसे अग्निवीर का एग्जाम्पल सबसे बड़ा उसमें एग्जाम्पल है। बिल्कुल सर, इस बीच हम बातचीत करते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एंटी इनकम्बेंसी, उनके सामने समस्या है, किसानों की नाराजगी समस्या है, पहलवानों की नाराजगी उनके सामने समस्या है, बेरोजगारी तो ही है। और वहीं पर अब कांग्रेस के सामने जो समस्या पैदा हो गई है वो है, एक तो उनकी अंदरूनी लड़ाई समस्या हो गई है, जाट वोटों का बिखराव समस्या हो गई है, आम आदमी पार्टी समस्या हो गई है। कितने
कितने सहमत हैं मेरी इस बात से? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो इश्यूज हैं, दोनों इन के सब सामने समस्याएं हैं, समस्याएं हैं, तो ये सब इश्यूज हैं, उसमें इंटरनल इश्यूज हैं। वो अगर कारण नहीं होता तो मैं आपको बता दूं, आज ही जो है कांग्रेस पार्टी ने 13 रिबेल्स को 6 साल के लिए पार्टी से एंटी पार्टी एक्टिविटीज में निष्कासित कर दिया है। अगर ये समस्या न होती तो कांग्रेस उतनी ही बड़ी समस्या फेस कर रही, जैसे कि बीजेपी शुरू में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में 20-22 उनके जो है कैंडिडेट रिबेल हो गए, कई लोगों को मना लिया गया। लेकिन फिर भी ये हर साल इलेक्शन, जो हर टेन्योर में इलेक्शन आता है, तो सभी प्रमुख पार्टियां इस तरह के चीज़ें फेस करती हैं। लेकिन उसमें कुछ लोगों को मना लिया जाता है और कुछ लोग डेंट करते हैं। पिछले वाले इलेक्शन में आपने देखा होगा कि कांग्रेस 30 सीट जीत पाई थी और बीजेपी 40 थी। उसको जितनी जरूरत पड़ी जेजेपी से मिल गया। इस बार इसीलिए कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है कि हमारे वोटों का बिखराव ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी उनके साथ में नहीं गई है, अगर वो 10 सीट की कमी पड़ती है या इतनी अगर कमी पड़ती है, तो उसके बाद उन्हें स्वीपिंग मेजॉरिटी के लिए थोड़ा सा मुश्किल बिल्कुल सर। इस बीच हम है। लोग कुछ अहम लोगों की बातचीत भी कर लेते हैं, क्योंकि इस चुनाव में मायावती और चंद्रशेखर तो ऐसे चेहरे हैं जो दलित वोट को बहुत डैमेज कर सकते हैं दोनों पार्टियों के लिए। खासतौर पर माना जाता है कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की बड़ी दलित नेता हैं, और उन्हें देखते हुए हमने पहले भी देखा है कांग्रेस के इतिहास में कि जो दलित वोट है वो कांग्रेस की ओर अच्छा खासा जाता है। तो क्या जो 2 लोग आ गए हैं, इस चुनाव में एंट्री कर चुके हैं, तो ये क्या ये दलित वोट काटेंगे कांग्रेस का? देखिए, कुछ एक जगह पे महेंद्रगढ़ में एक सीट का मैं बताऊंगा, रेफरेंस दूंगा। वो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी जो है आरती राव सिंह एक लड़ रही हैं वहाँ से, उसी की एक कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर, अटेली से जी। और वो सीट फंस गई है। इसलिए फंस गई है कि ऐसे तो वो महेंद्रगढ़ में से भी राव इंद्रजीत सिंह जीते हुए हैं, वहाँ से कई बार एमपी रहे हैं, तो वो सीट आसानी से निकल जानी चाहिए थी। लेकिन वहाँ कांग्रेस के एक कैंडिडेट, प्रबल कैंडिडेट हैं, और दूसरे बीएसपी के जी। तो ऐसा नहीं, वहाँ पर ऐसी जगह पे बीएसपी के भी कैंडिडेट हैं, और उसी तरह से बीएसपी के कैंडिडेट यानी 37 जगहों पे बीएसपी लड़ रही है, आईएनएलडी का समर्थन है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों पार्टी मिलके, मैं इसलिए ये रेफरेंस दे रहा हूँ कि जो जेजेपी और जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो आई है, आजाद समाज पार्टी, एजेपी जी, तो जेजेपी एजेपी मिलके इधर लड़ रही हैं, और आईएनएलडी और बीएसपी लड़ रही। तो ये लोग दलित वोटों का बिखराव आपस में कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनके जाट वोट है उसके साथ में मिलके ये लोग एक कुछ जगहों पर जो है अच्छी फाइट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उसका जो डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस जो है कांग्रेस पार्टी पे पड़ता है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा वोट बैंक जो है जाट वोट बैंक ही है, और बाकी जगहों से दलित को कंसोलिडेट करते रहे थे। तो कांग्रेस को इसमें डेंट हुआ ज़्यादा दिखता है। अगर ऐसा नहीं होता है कि साहब सबने अपना मन बना रखा है कि हम हुड्डा को ही, कांग्रेस को ही लाएंगे, तो एक अलग सिनारियो होगा, वो दूसरे ढंग का अंडर करंट होगा, शायद हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं उसको यहाँ से, और वो जो क्षेत्र में है। लेकिन ऐसी कोई साफ तस्वीर जो लोग घूम भी रहे हैं आ नहीं रही है। तो इन सब स्थितियों में थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन तो बना हुआ है। जी नहीं, आप सर ये देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में बहुत सारी पार्टियां मैदान में थी। हम सोच रहे थे कि जो मुस्लिम वोट है ओवैसी आएंगे, मुस्लिम वोट काटेंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफा वोट पड़ा और कांग्रेस को और सपा को वहां पर जीत मिली। अगर ऐसा हरियाणा में होता है तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। अगर नहीं होता है, अगर वोटों का बिखराव होता है, तो बीजेपी के लिए ये एक मौका होगा कि वो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना पाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि इसी वजह से, जैसे आपने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, तो उत्तर प्रदेश में इन्हीं सब कंपल्सन्स को लेते हुए कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी के साथ गई, और समाजवादी पार्टी ने जो है पीडी, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अलायंस बनाया था। तो उसके साथ में कांग्रेस का भी वोट, जो कांग्रेस का ही वही वोट बैंक होता है, तो वो दोनों कंसोलिडेट कर गया, पोलराइज कर गया। और उसी के तरह अगर उस एग्जाम्पल को हम लोग देते हैं, तो यहाँ पर जो 36 बिरादरी की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी हर मन से 36 बिरादरी की बात करती, बीजेपी भी बात करती है, लेकिन कांग्रेस उसको ज़्यादा पुरजोर तरीके से बात करती है, क्योंकि उस अंचल में, उस कंसोलिडेशन के साथ में मुस्लिम वोट बहुत आसानी, मुस्लिम वोट हरियाणा की राजनीति में बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 5-7% आता है। तो वो वोट पूरा का पूरा जो है वोट चला जाता है वहाँ पर कांग्रेस के साथ में। सिर्फ 2-3 सीट है जहाँ पे बीजेपी ने भी शायद 2 सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो ये जो मेवात वाला एरिया है उसमें। लेकिन
उनके पास ज़्यादा उस तरह का उन लोग उस पे मुझे लगता है कि ज़्यादा कंसंट्रेट भी नहीं करते हैं कि उनका मानना है कि वो कंसोलिडेट उधर करें जहाँ से उन्हें परंपरागत तरीके से वोट मिले। उसी वजह से उन्होंने ओबीसी पे कंसंट्रेट किया है। उसके साथ में मैंने जैसे आपको बताया कि ब्राह्मण बनिया और राजपूत जो उनका एक एक कंसोलिडेशन है, तो उन वोटों पे उन्होंने कंसंट्रेट किया है। अब ये रिजल्ट जो है, अब तो ये 5 तारीख को इलेक्शन होगा, उसी में पता चलेगा। अभी तो कहना बहुत मुश्किल दिख बिल्कुल, रहा है। अब हरियाणा का चुनाव दूर नहीं है। हरियाणा में बहुत जल्द वोटिंग होगी और खास तौर पर हरियाणा में हम जम्मू कश्मीर की लगातार बात करते हैं। पिछले पोल पंच में कल हमने जो बात की, इससे पहले हमने बात की, तो जम्मू कश्मीर की स्थिति भी ऐसी ही बनी हुई है। बहुत सारी पार्टियों के बीच चुनाव उलझा हुआ है, वैसे ही हरियाणा में भी है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य तौर पर दो पार्टियों के बीच टक्कर मानी जा रही है, लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं 3 या 4, वो भी किसका वोट डैमेज करती हैं और जिससे किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, ये चुनाव में पता लग पाएगा। फिलहाल हरियाणा की क्या स्थिति है हमने आपको बताया। हमारे इस डिस्कशन पर, हमारी बातचीत पर आपकी क्या राय है? अगर आप हरियाणा के वोटर हैं तो आप बता सकते हैं कि आपके इलाके में किसकी हवा चल रही है, कौन सी पार्टी आपके इलाके में मजबूत स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रही है। कमेंट कर जरूर बताएं और रोजाना देखते रहें पोल पंच और बने रहिए India.com के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।